नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कारवां के पत्रकार सुनील कश्यप। सुनील कश्यप भारतीय राजनीति को कवर करते रहे लंबे समय से, और ये जो भारत के ग्रामीण परिवेश की जो राजनीति है, वहाँ का समाज है, लोगों के सोचने का ढर्रा है, उसे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उस पर रिपोर्टिंग करते हैं, लिखते हैं। चुनाव में खास दिलचस्पी है। अभी तक सुनील कश्यप जितने भी चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लगभग वे सारे सही साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करती है। तमाम सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम इनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से दखल अब इंडिया गठबंधन अचानक से दे रही है, क्या भाजपा को प्रभावित करेगी? क्या पूरे देश में मोदी सरकार को प्रभावित करेगी? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की इतनी कमज़ोर हालत है जिससे यह कयास लगाया जा रहा है मीडिया में बार बार कि संभव है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बन भी सकती है? सुनील जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपसे पहला सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के दरमियान कहाँ कहाँ जा चुके हैं, घूम फिर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग के संदर्भ में? मैं शुरुआती दिनों में तो मेरठ, बागपत और कैराना, शामली, और फिर उसके बाद में बरेली और बदायूं इस तरफ में गया हूँ। और अभी इन्हीं फेज का चुनाव हुआ है, और बीच में अमरोहा और इस तरफ में गया था। अच्छा, तो आपने लगभग जहाँ जहाँ आपने बात कही है उसमें से अभी मेरठ में शायद अभी वोटिंग नहीं हुई है। नहीं, मेरठ हो चुका है। मेरठ भी हो चुका है, दूसरे अमरोहा भी हो चुका है, बरेली भी हो चुका है। बरेली भी हो चुका है। 3 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। 3 फेज के इलेक्शन में लगभग कितने सीटों पर चुनाव हो चुके हैं? अभी 3 फेज में पहले में 8 था, तो दूसरे में जो है फिर शायद 12 था, तो 32 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 32 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। 80 लोकसभा का सीट है। क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, क्या फर्क है पिछले गठबंधन में जो बसपा सपा था और इस बार सपा कांग्रेस है? देखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि मोदी सरकार के 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल में मोदी सरकार के जो बहुत सारे वादे थे वो लग रहा है कि जनता को बहुत पूरे नहीं हुए हैं। तो उसके बरक्स एक मोदी सरकार के वादों के बरक्स एक जनता की लड़ाई दिख रही है। दूसरा कि इंडिया अलायंस के 2 धड़े हैं। सपा बड़ा धड़ा है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस उतना पावरफुल या उतना बड़ा धड़ा नहीं है। उसके पास थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कम है, या बहुत सारी चीज़ें उसके पास में उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं है। कांग्रेस के पास में नहीं है। तो अब सपा के पास में एक स्ट्रक्चर है, संगठन है, सारी चीज़ें हैं। तो वो उसके बाद में क्या है कि लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा पावरफुल है, थोड़ी ताकत दिख रही है, तो इसीलिए उस तरफ वोट जो है अब थोड़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं कि यही बीजेपी को हरा सकते हैं। जैसे वो संभावनाएं उनको बसपा में नज़र नहीं आ रही है, इसलिए बसपा की तरफ उस तरह से वोट जाते हुए हम देख नहीं पा रहे। पिछली बार जब सपा बसपा का गठबंधन था 2019 में, तब भी लोगों यही कह रहे थे कि सपा बसपा 2 बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, सीधे सीधे भाजपा को प्रभावित करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जब परिणाम आए तो सपा भी चारों खाने चित्त हो गई, बसपा भी चारों खाने चित्त हो गई। फिर से मोदी जी का डंका आपके उत्तर प्रदेश में बज गया। देखिए, उसमें एक चीज़ होती है इलेक्शन में जो है कि हम लोग कई बार ना इलेक्शन को सांख्यिकी के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। हम उसे स्टैटिक्स बना लेते हैं कि अरे बसपा पिछली बार यहाँ पे 2 लाख वोट पाई थी, सपा यहाँ पिछली बार 2 लाख वोट पाई थी, दोनों मिल जाएंगे तो 4 लाख, और भाजपा तो यहाँ 3 लाख ही पाई थी। ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं होता कि जो वोटर बसपा को वोट कर रहा है ये तय नहीं होता कि वो सपा को वोट करेगा कि नहीं करेगा। ये जो सपा को वोट कर रहा है कि वो तय नहीं होता कि वो बसपा को वोट करेगा कि नहीं करेगा। और एक दूसरी चीज़ उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ख़ास बात रही है, उत्तर प्रदेश में लोग ना पहले ये तय करते किसको हराना है। अच्छा, किसको जिताना है ये तय नहीं करते, फिर उसके बाद उनको लगता है कि अब किसको जिताना है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे इलेक्शन चलता है कि ये तय कर लिया जाता है कि किसको हराना है, फिर उसके बाद में, और इसीलिए वो जो
बहुत हमें लग रहा था कि लोगों ने बता रहे, क्योंकि 20 प्लस वोट परसेंटेज जो है बसपा का था, 20 प्लस जो है सपा का था, तो ये दोनों मिलके तो 40 हो रहा था, और बीजेपी का तो तब तक 31 ही था। तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा वो देगा, बड़ा डेंट करेगा, लेकिन वो बहुत खास कुछ असर कर नहीं पाया जैसा होना चाहिए था। कि अगर हम देखें तो बीजेपी की पहले फेज में जो 2014 में 73 सीटें आई थी, दूसरे में उनकी सीटें कम हो गई, मैं 65 उनके एलआई की आ गई थी, पहली बार 73 उनके एलआई की हो गई थी, तो वो सीटें थी। बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं है, क्या इंडिया गठबंधन के लिए नुकसान की बात नहीं है? शुरुआत में लग रहा था कि बसपा अगर रहती इस अलाई में तो जिस तरह की फिजाएं या माहौल बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दमदार स्थिति रहती। लेकिन क्या हुआ कि वो मैं फिर से वही बात कहूँगा कि वोटर का जो मन है कि इस बार हमें किसे हराना है, तो उसने चीज़ें बदल दी कि बसपा उतनी प्रभावी अब दिख नहीं रही है। कि जिस तरीके से एक दरअसल जो बसपा का अपना कोर वोट है उसके बीच में एक मूवमेंट चला गया, और वो मूवमेंट चला गया बहुत तेज़ी से कि भाजपा कहीं आएगी, उसके बहुत सारे सांसदों की भाषण देते हुए वो क्लिप जो है वायरल हो गई कि ये आएंगे तो हमें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। उनको, उस वोटर को लगने लगा कि अगर ये 400 मांग रहे हैं और संविधान बदलेंगे तो मेरे जो छोटे छोटे इलेक्शन हैं, जैसे पंचायती राज के इलेक्शन, प्रधानी का, जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुख का, या फिर नगर पालिका के जितने इलेक्शन है, म्यूनिसिपैलिटी के जितने इलेक्शन है, वो सारे के सारे जिनमें रिजर्वेशन सीधे तौर पर होता है, तो वो फिर सोचते हैं कि मेरी विधानसभा, ये लोकसभा है जो हमारा, वो सारा का सारा है तो सब चला जाएगा, संविधान बदला तो ये हमसे वही सारे के सारे अधिकार छीन लेंगे। तो उनका ये होगा कि पहले अब इनको हराया जाए, उसके बाद में सोचेंगे कि फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहला उनका ध्येय बन गया कि हमें जो है संविधान बचाना है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है किसे हराना है? देखिए, जिस तरीके का दो तरह की चीज़ें चल रही है, एक तो पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश क्या बहुत सारी जगह पे देश में एक उदासीनता वोटर के बीच में आई है। एक तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि वो कौन सा वोटर है, किसका वोटर है, कि वो निकल नहीं रहा है। अच्छा, हाँ। हालांकि एनडीए में बौखलाहट दिख रही है, गिरते हुए वोट परसेंटेज की तरफ आपका इशारा है कि वोट परसेंटेज ही चूंकि गिर रहा है, तो ये कहा नहीं जा सकता किनके वोटर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें जो बौखलाहट दिख रही है वो एनडीए की दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो वोटर एनडीए का नहीं जा रहा है, और एनडीए इस बात को लेकर खफा है, नाराज है। यह, मैं बरेली था तो मैं वहाँ के महानगर अध्यक्ष थे अनिल सक्सेना, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो मैं अपनी बरेली स्टोरी में उनका जिक्र भी किया हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हिंदू वोटरों में उदासीनता आई है और हिंदू वोटर नहीं निकलने हैं, और हम पीलीभीत में वोटर नहीं निकाल पाए, जो हमारी बगल की सीट है पीलीभीत, उससे हम नहीं निकाल पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो जो है बरेली में वैसा ना हो, बरेली में वोटर निकले। तो ये हिंदू वोटरों में जो उदासीनता है, इसकी वजह क्या आ गई है, क्या एकदम से खफा हो गए हैं, क्या चीज़ें हो गई कि क्योंकि आप बूथ पे आएंगे, वोट डालेंगे तो आप काउंटिंग में आएंगे, अगर आप बूथ पे नहीं आए, वोट नहीं डाले, तो आप तो काउंटिंग से ऐसे ही बाहर हो गए। वो तो जितना वोट डलेगा उसी में काउंटिंग होना है। तो इसका नुकसान जो है, अगर देखा जाएगा तो उनके अनुसार तो ये एनडीए को जाएगा। आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट देने पहुंच रहे हैं? मुस्लिमों की संख्या, मतलब उनके जो वोट परसेंटेज की संख्या वो थोड़ी बेटर दिख रही है पिछले मुकाबले से। और एक और भी चीज़ है कि मुस्लिम वोटर बहुत दाएं बाएं नहीं जा रहा है, उसे पता है कि किसको हराना है और कौन जीत रहा है, उस तरफ वो जा रहा है। हाँ, वो बट नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे मुसलमानों पर बहुत सारे अत्याचार भी हुए हैं। बहुत सारे, जैसे एक स्टोरी मैंने अभी परसों ही की संभल को लेके। संभल में जो है बहुत सारे गाँव में जाके पुलिस ने उनके आई कार्ड, उनके वोटर ID छीन ली, उनके आधार कार्ड छीन लिए, उनके साथ मारपीट की काफ़ी लोगों को। बहुत सीरियस बात कैमरे पे कह रहे हैं, मैं इसे एडिट नहीं करूंगा, सीधे जाएगा, जनता सुनेगी। वो आप कह रहे हैं उनका वोटर ID? हाँ, मतलब वो उन्होंने कहा है, वो हमने जिक्र भी किया, अपनी रिपोर्ट में भी हमने उसका जिक्र किया है। तो उनकी वो छीन ली और घंटों जो है चुनाव डिस्टर्ब हो गया। अच्छा। तो ये होता है कि जैसे कि ये कई बार ना इस तरह की प्रक्रियाएं अभी चल रही है कि ऐसा बहुत पहले जब उपचुनाव हुआ था रामपुर में, वैसा ही हुआ था। अच्छा। और फिर वो सीट भाजपा जीत गई थी। अब ये, इसको हम क्या कह सकते हैं कि दरअसल
एडमिनिस्ट्रेशन से आप, क्योंकि जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है चुनाव आयोग, एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो मिलके चुनाव कराते हैं और वही दोनों सहयोगी होते हैं, और जनता का तो उन्हीं पे विश्वास होता है कि वो बेटर चुनाव कराए, पारदर्शी चुनाव कराए और लोगों को वोट ज़्यादा से ज़्यादा करने की अपील भी करे और उनका सहयोग भी करे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएँ और वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दिखा सकें और मजबूत कर सके लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत कर सके हम लोग अपने देश की। तो वो, क्योंकि वो चुनाव है, चुनाव के अपने अपने मैकेनिज्म भी है। आपने कहा कि बौखलाहट भाजपा के खेमे में दिख रही है, कैसी बौखलाहट की तरफ आपका इशारा है? देखिए क्या है कि आप पाएंगे कि पहले फेज़ तक मोदी जी भी और अमित शाह और तमाम लोग भाजपा के लीडरों को आप ये पाएंगे कि वो 400 पार का नारा दे रहे हैं और वो बात कर रहे हैं विकास की, डेवलपमेंट की, वो बात कर रहे हैं अपने किए कामों की। लेकिन जैसे ही पहला फेज़ गुजरना शुरू हो जाता है और दूसरे फेज़ की तरफ बढ़ते हैं और उनको लगता है कि वोटर की उदासीनता बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो चुनाव हिंदू मुसलमान या उस तरह के एंगलों पे आना शुरू हो जाता है या उस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है। अब पहले फेज़ तक पाएंगे कि राम मंदिर तक का जिक्र नहीं है, उसके बाद बहुत सारे बयान आने शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ तक उनके कई नेता बोलने लगते हैं कि जो राम के नाम पे वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। उस तरह की जो चीज़ें हो रही है, वो बातचीत आ रही है, तो ये लगता है कि एकदम से एकाएक खेमे में बौखलाहट बढ़ गई है, चीज़ें बढ़ गई है। तो किसी भी तरीके से वोटर को निकालना है, या वो क्या मैकेनिज़्म है जो पहले काम करता था और अब काम नहीं कर रहा है, या जनता को क्या ऐसी कौन सी बात आ गई। जब हम ग्राउंड पर घूम रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि बेरोज़गारी, महंगाई को लेकर लोग बहुत परेशान हैं, बेरोज़गारी को लेकर लोग बहुत। तो ये जो लोग महंगाई को लेकर परेशानी व्यक्त कर रहे हैं, ये केवल मुसलमान हैं या? नहीं, ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है। और महंगाई को लेकर जो है, मतलब आप नहीं कहेंगे मुसलमान ही इस तरह की वो कर रहा है, क्योंकि मुसलमान अगर वो बात करेगा तो फिर लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा बायस्ड हो रही है चीज़ें। अच्छा। मतलब तो मुसलमान अब महंगाई की भी बात नहीं कर सकता है? मतलब उनके लिए तो बहुत सारे संकट, मतलब इस पिछले 10 साल में कई तरह के जो पैदा हुए, उस तरह की बहुत सारी बातचीत वो नहीं करते। और कई बार तो ऐसा लगता है कि ऑन कैमरा वो बोलने से भी डरने लगे कि वो कोई बात करेंगे, वो बात वायरल हो जाएगी और पता नहीं उसका फिर क्या असर होगा, किस तरीके का चीज़ें होगा। अब देखें ना, जैसे कि अभी पहले फेज़ में, दूसरे तीसरे फेज़ में जितने मुस्लिम लीडर चुनाव लड़ रहे थे यूपी के अंदर में, आप उनका कोई एक वीडियो वैसा वायरल होते नहीं पाएंगे। जबकि पहले 14 के चुनाव में इमरान मसूद का वीडियो एक वायरल हो गया था, उस तरह के चीज़ें थे और उसका असर भी था। या 22 के इलेक्शन में जो है यूपी के बहुत सारे वीडियो वायरल होने लगे थे कि वो बोल रहे सरकार आएंगे तो देख लेंगे, जैसे इस तरीके की चीज़ें। तो इस बार बहुत संयमित तरह की चीज़ें कि उस तरह की कोई चीज़ें नहीं आ रही है। या फिर खुद प्रधानमंत्री जी का बयान आता है कि मेरी बहुत सारी वीडियो कट करके चलाई गई, या फेक वीडियो का टाइम आ गया, कांग्रेस थोड़ा फेक वीडियो का वो कर रहा है। उसमें अमित शाह ने तो कई सारे लोगों को जो है वो, मतलब एक वीडियो उनका आरक्षण को लेके जिसको काफ़ी वायरल हुआ उसको लेके, और वो बोले कि इन्होंने कट करके चलाया है या फेक वीडियो चल रही है बहुत सारी चीज़ें। उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का एक वार है इलेक्शन में, वो भी एक अलग ही तरह का मतलब चीज़ें पैदा कर रहा है। असरकारी है सोशल मीडिया में। अभी तक जो राहुल गांधी को भाषण है बहुत वायरल है, आलू से सोना निकालना। मैंने ओरिजिनल भाषण तब भी सुना था। राहुल गांधी का कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था जैसा बीजेपी IT सेल ने फैलाया था। क्या कांग्रेस ने भाजपा का इंजेक्शन भाजपा को ही लगा दिया इस बार? एक बड़ी मज़ेदार चीज़, जब सवाल बड़ा प्यारा है आपका, बड़ा मज़ेदार चीज़ हुई है इधर बीच में जो है। अभी क्या हुआ है कि राहुल गांधी के जितने भी भाषण इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, छोटे छोटे जो क्लिप हैं उनके, और फेसबुक वगैरह पे, उनका रीच बहुत ज़्यादा है, मतलब मिलियनों में जा रहा है। तो लोग बात करते बोला कि लोग क्या करते कि देखिए राहुल गांधी ने ये बात सही की है। अच्छा। अगर क्योंकि राहुल गांधी की कई बार लोग जो है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और वो कई बार बोलते हुए कुछ और बोल जाते हैं, तो बोलते नहीं राहुल ये बात कर देता है, छोड़ दीजिए इस बात को, लेकिन इस बात पे राहुल की ध्यान दीजिए। अच्छा, ये बदलाव वो जो है चीज़ें हो गई। या कोई अब उसे पप्पू जैसा नहीं कहता, या कोई ये नहीं कहता कि राहुल की समझदारी नहीं है, कि राहुल को कुछ चीज़ें नहीं आती। ये सारी चीज़ें अब हो रही है कि नहीं राहुल जो है, राहुल इस देश के बारे में अच्छा सोचता है, राहुल इस देश के बारे में कुछ बेहतर करेगा।
तो ये बदलाव जो है इस चुनाव में देखने को मिला, और ये सोशल मीडिया है। मतलब जिस सोशल मीडिया से राहुल गांधी का ग्राफ गिराया गया था पिछले 10 सालों में, उसी सोशल मीडिया से अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करते, कई बार हमारे यहाँ कहा जाता है कि समय आपको उस जगह ला के रख देता है जो आप करते हैं दूसरों की। वो नहीं, मतलब समय भी आपकी पोजीशन और वो तय करता है, और आपको समय यहाँ ला देता है। शायद राहुल गांधी के लिए यही समय मुफीद हो, जहाँ पे उनको अब ला के समय न रख दिया। आप तो लोकसभा का कई चुनाव आपने देखा है, कवर किया है, विधानसभा चुनाव भी आपने कवर किया है। हर बार प्रधानमंत्री 2014 से जितने भी चुनाव हुए पिछले 10 साल में, आप बारीकी से उसको देख रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव जो मुद्दों पर होना था, जनता के मुद्दों पर होना था, जनता के मुद्दों पर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात ऐसी जो लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा हो, वायरल हो रहा हो, चर्चा का विषय बना हुआ हो? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष की, अभी आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि आप याद करिए कि पिछले 3 महीनों में भाजपा के अंदर कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। बहुत सारे लोग कांग्रेस से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पार्टियों से जा रहे हैं, सपा से, बसपा से, बहुत सारे दलों के लोग जो है भाजपा की तरफ जाए। बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, बहुत सारी मतलब सेलिब्रिटीज़ आए हैं, बहुत सारे लोगों ने रोज़ बाय रोज़ वह जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि खेल होता है एकेडो, जूडो कराटे का एक खेल है, और वो भारत में एक बड़ा मज़ेदार है कि उस एकेडो खेल को सिर्फ राहुल गांधी खेलते हैं। अच्छा। उसमें वो ब्लैक बेल्ट है उस खेल में। उस खेल का ये है कि आप दुश्मन की ताकत पहचानिए और उसको अपनी ताकत बनाइए और उससे जीतिए। तो बीजेपी ने इस पॉलिटिक्स में वही करने की कोशिश की थी कि उन्होंने क्या किया कि जो औरों के संगठन की जो ताकत थी उसको अपने में लेके आए, और उसी से वो जो है चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि ग्राउंड में बीजेपी को ये शायद एहसास था कि ग्राउंड उतना बेहतर बीजेपी का नहीं है। तमाम चीज़ों के बाद जब आप 2019 से लेके और 24 तक कई बड़े फैसले लिए, बहुत बड़े फैसले, ऐतिहासिक फैसले हैं, राम मंदिर तक के जो फैसले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो एंट्री कर रहे थे लोगों की, जो लोग आ रहे थे कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, या और जहाँ छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनके जो लोग आ रहे थे, उनके ही वर्करों पे वो भारी पड़ने लगे। जो उनका वर्कर काम कर रहा था तो उसे लगने लगा कि हमारे सर पे ला के पता नहीं किसको रख दिया गया है, या बहुत सारे लोगों को उसमें से टिकट भी दे दिया गया। तो उनके अंदर अपनी एक नाराज़गी होती है, क्योंकि आपकी किसी के साथ बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है, तो वो दिखने लगे पार्टी के अंदर में। और क्या होता है कि जो भाजपा एक टीम वर्क की तरह चल रही थी, अब क्या हुआ कि कैप्टनशिप तो दिख रही है, लेकिन नीचे के फील्डर, प्लेयर, बॉलर वो नहीं दिख रहे हैं, और उनको प्रॉब्लम होगी कि आपने जो है लाके कोच पता नहीं कौन हमारे ऊपर रख दिया है, या ये जो है कोई आके अब ये हमें सलाह दे रहा है, मशवरा दे रहा है, जिसके खिलाफ में, जैसे कि बीजेपी को अब आप एक चीज़ समझिए कि लोकदल के साथ गठबंधन करना थोड़ा भारी पड़ गया, कि जिन जातियों के वोटों से बीजेपी जीत रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो क्योंकि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ थोड़ा जाट से है, और आरएलडी मानी जाती है कि जाट पार्टी है, वो उसके थोड़ा अगेंस्ट में वो लोग चले गए। अब ये नहीं मैं समझ पाया कि ये बीजेपी की रणनीतिक चूक थी या क्या था। आपको लगता है आरएलडी के साथ जाना भाजपा के लिए चूक है? हाँ, भाजपा की चूक है आरएलडी। लेकिन संभव है कि जितना वोट, जितनी संख्या में नाराजगी जाटों की होगी, हो सकता है उतना वोट मैनेज कर ले उसकी वजह से। नहीं, कुछ तो लोग होंगे जैसे क्या है कि आरएलडी पार्टी से जुड़े हैं, आरएलडी के पास में सिर्फ एक अगर बड़ा वोट बैंक है तो सिर्फ वो जाट है। अब तो उसकी पार्टी के पदाधिकारी भी देखेंगे तो जाट मिलेंगे, फिर थोड़े से मुसलमान होते थे तो मुसलमान तो इस वैसे ही उनसे थोड़ा हटेंगे, क्योंकि वो भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करते। और फिर उसके बाद में जो तीसरी चीज़ है तो थोड़ा त्यागी नंबर, थोड़ा सा गुज्जर नंबर, इससे ज़्यादा आरएलडी के पास कुछ नहीं है। बाकी उसके पास में और जातियाँ हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट यूपी में नहीं है, और उन जातियों का एक अलग कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, मतलब जाटों के साथ में या जाट पॉलिटिक्स के साथ में वो बहुत कम गए हैं। अब से नहीं, मतलब जब से देश के चुनाव हो रहे हैं और इस इलाके में वो लोग रह रहे हैं, वो नहीं जाते उनके साथ में, वो हमेशा उसके खिलाफ चले जाते हैं। हालांकि ये
एक बड़ा वो है। आप कभी आरएलडी की रिपोर्ट उठा के पढ़िएगा तो आरएलडी जिन जिन के साथ में गई है और गठबंधन में चुनाव लड़ी है, उस पार्टी की सरकार नहीं बनी। नहीं, लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं? पिछली बार आरएलडी 2019 में कहाँ थी? 2019 में वो अकेले चुनाव लड़ रही थी। अच्छा, मतलब अच्छा, तो आप उस हिसाब से कह नहीं 2022 में वो सपा के साथ थी। तो बस सपा की नहीं बनी। नहीं, वो आप जाइए, आप पिछले लेकिन उन्होंने आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उन्होंने कि RLD जिसके 99 साथ में जाते हैं, उनकी सरकार नहीं हाँ 99 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा। 2014 में किसके साथ थी RLD? 2014 में आरएलडी कांग्रेस के साथ थी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा अंधविश्वास का सहारा लें। नहीं, अंधविश्वास का नहीं, मतलब ये हुआ नहीं कभी, क्योंकि वो वोटर का भी एक मसला। और कई बार क्या होता है कि ये भी एक है कि वेस्ट यूपी हमेशा पहले फेज में चला जाता है, और जब एक बार एक वेव बनती है ना इलेक्शन की, वो चढ़ती हुई चली जाती है। अच्छा। तो आप पहले फेज से ही गड़बड़ करना शुरू कर दिए, दूसरे फेज में गड़बड़ करना शुरू कर दिए, गड़बड़ बढ़ता तो ही वो चला फिर वो जाएगा। बढ़ता चला जाता है। कि फिर वो ये क्रिकेट मैच नहीं है कि आपके 2 प्लेयर वन डाउन ओपनिंग और 1 डाउन आउट हो गया तो आपका कोई बीच का आके मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज ये चीज़ें संभाल लेगा, वैसा नहीं चलता है। फिर ये चढ़ता है तो चुनाव फिर वो वेव पकड़ लेता है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी तो मंझे हुए नेता हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, चुनाव तो बहुत अरसे से हो रहे हैं, नहीं, कार्यकर्ता बिल्कुल, बतौर कार्यकर्ता भी। देखिए, क्या नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी चूक करेंगे कि 7 चरणों में चुनाव करवा के, जब उन्हें पता है कि पहला ही फेज में अगर उनकी पार्टी पिट जाएगी, 7 फेज तक पिटते रहेंगे? क्या सोच के उन्होंने 7 चरण किया हो? कुछ तो सोचा वो तो खैर चुनाव आयोग का मामला रहा होगा, पता नहीं। अब ये बात तो हम नहीं कह सकते उन्होंने सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, ये बात हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जो जैसा आरोप है लोगों का कि जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग ने तैयार किया था 7 चरणों का चुनाव, लोग कह रहे थे कि ये भाजपा के इशारे पर। लोग आरोप लगा सकते हैं, आप और हम नहीं लगा सकते ये आरोप जो है कि वो किसके इशारे पे किसके नहीं, क्योंकि हमें फिर भी एक विश्वास तो इंस्टीट्यूशन में रखना पड़ेगा, और वो इंस्टीट्यूशन पे विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाएगी। अगर हम विश्वास अपना ही वो खारिज कर देंगे तो फिर हमारी डेमोक्रेसी का कोई सवाल नहीं बचेगा। तो वो अब थिएटर आगे चल रहा है, उसमें क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपको लगता है कि आरएलडी के कारण जो लो पिच पर भाजपा का वोटिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, अब वो वही आगे बढ़ रहा है, कहीं संभल नहीं पा रहा है? नहीं, एकदम कहीं नहीं संभल पा रहा है वो। और वो संभलता तो 3 फेज हो गया ना, 3 फेज में संभल जाता हूँ वो। और आगे जाने पे वो जो है, अब हो सकता है लोग अलग अलग तरह के आर्गूमेंट दे, बड़ी गर्मी थी, लोग वोट नहीं करते। इलेक्शन हमारे यहाँ अक्सर इसी टाइम पे होता है, पिछले 3 बार से तो इलेक्शन इसी समय पे हो रहा है, 2004 के बाद से यही टाइमिंग है हमारे इलेक्शन की। और दूसरी बात यह है कि इस बार थोड़ा सा इलेक्शन बस ये कि 15 दिन ज़्यादा चला गया। मतलब उस के मुकाबले हमारा 8 या 9 तारीख को रिजल्ट आ रहा होता था मई में, मतलब आज ही की तारीख के आसपास में, और हम जो है 12, 13, 14 तक हम सरकार बना रहे होते थे। तो इस बार थोड़ा सा इलेक्शन थोड़ा आगे गया। गर्मी शब्द से याद आया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी भाषण में एक, अब किस पार्टी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस लहजे में, व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि चुनाव का परिणाम आने दो, गर्मी निकाल देंगे, किसकी तरफ इशारा हो सकता है? वो हमेशा ही वैसा कहते हैं, वो हर इलेक्शन में बोलते हैं। वो 17 में भी बोल रहे थे, 22 में बोल रहे थे, 19 में बोल रहे थे। वो उनका वो, अच्छा, उनका वो पेट डायलॉग हो गया है, हर बार गर्मी निकालते हैं। और इलेक्शन क्योंकि गर्मी में ही होते हैं तो वो उसी में बोलते हैं कि शिमला बना देंगे। और अच्छा। अक्सर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही आके वो ऐसा बोलते हैं। एक और भी चीज़ है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश इसलिए कि 13 में मुजफ्फरनगर दंगे हो गए थे और कई सारी चीज़ें थी, तो वो भी एक असर रहता है, उन सारी चीज़ों को लेके भी बात करते हैं। और क्योंकि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही है, तो बाकी के उत्तर प्रदेश के और हिस्सों के मुकाबले, तो वो एक बात रहती है कि वो, क्योंकि वो वोट थोड़ा कंसंट्रेट हो रहा है, थोड़ा एकजुट हो रहा है, एक मुश्त जा रहा है, तो उसे थोड़ा प्रभावित करने के लिए हिंदू एकजुट हो तभी आप जाके कवर कर पाएंगे। अगर वो हिंदुओं में भी टूट होगी और मुसलमान तो है ही, तो फिर आप उतना जोड़ नहीं पाएंगे चीज़ों को लेकर। बदायूं लोकसभा, आजमगढ़ लोकसभा, आपने कहा मेरठ का चुनाव हो ही गया है, मुरादाबाद लोकसभा, ये कैराना वाला जो लोकसभा था, ये सारे लोकसभा में
मुस्लिम कैंडिडेट बहुत मजबूत माने जाते हैं। इकरा हसन के बारे में तो रिपोर्ट्स भी आने लगे हैं कि इतने भारी मतों से वो जीतेंगी, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहा है कि वन साइडेड वोटिंग हुई है वोट के मामले में, वो तो परिणाम आएगा। लेकिन बसपा के जो प्रत्याशी हैं, बदायूं में मुस्लिम है, बदायूं मुस्लिम डोमिनेटेड सीट रहा है, चाहे वे मुस्लिम कांग्रेस से जीते हों या सपा से जीते हों या बसपा से जीते हों, आजमगढ़ लोकसभा भी मुस्लिम, लेकिन इन तमाम सीटों पर इंडिया गठबंधन के बावजूद मुसलमानों को किनारे कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण देखा जा रहा है, लोकप्रिय सीटों पर जो मुस्लिम उतारे गए हैं, बसपा ने ही उतारा है, और बसपा पे आरोप है कि वो भाजपा को मदद करना चाहती है। देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि वो भाजपा की मदद करना चाहती है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। असलियत में हमारे यहाँ नो डाउट नरेंद्र मोदी के आने से और अमित शाह के बाद 2014 के बाद से चुनाव में बहुत बदलाव आए हमारे यहाँ, और मैं इसमें केजरीवाल को भी शामिल करूँगा कि इन सब ने जब चुनाव के पैटर्न बदल गए, बसपा भी अब 80 के दशक के 90 के दशक के चुनाव के पैटर्न पे फंसी हुई है, वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत बदलाव नहीं कर रही है। और दूसरा क्या है कि बसपा के साथ में जैसे स्टेट के इलेक्शन में और सेंटर के इलेक्शन में एक अंतर हो जाता है कि जो मुस्लिम वोटर है उसके लिए ये है कि उसे स्टेट में किसी की सरकार लानी है, और बसपा उस हैसियत में नहीं कि वो सरकार में जाएगी, वो सरकार बनाने जा रही है, होप नहीं है बसपा के अंदर। तो मैं मानता हूँ कि क्योंकि जिस पार्टी में होप पैदा नहीं होगा या जो पार्टी जीत की तरफ नहीं जाएगी तो वोटर उस तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि मैं बताऊँ आपको कि उत्तर प्रदेश का वोटर पहले मन बनाया है कि उसे हराना कौन है, किसके और हराना? अब उस पार्टी को वो सरकार में भी नहीं आते दिख रही है, वो पार्टी जो है उसमें कोई होप भी नहीं लग रहा है कि वो जीत जाएगी, तो वो अपना वोट क्यों बेकार करेगा? क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ों से जिस तरीके का उसके लिए हालात बनाए उस वोटर के लिए, वो तो फिर उस तरफ नहीं जाएगा ना। तो वो बस भाजपा की बी टीम कहना तो गलत बात है। बहन जी बहुत लंबे टाइम से जो है इस तरह का कैडर तैयार नहीं कर पाई, पॉलिटिकल लीडर नहीं आ पाए, और एक बड़ी प्रॉब्लम ये रही है पार्टी के अंदर कि पार्टी में लोग चुनाव के समय तो आते हैं, चुनाव के 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ही अनुशासनहीनता की कार्रवाइयाँ होती जाती है और पार्टी से निकल जाती है, लोगों को निकाल दिया जाता है। पार्टी से जितने लीडर गए हैं पार्टी में दोबारा आने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, उस तरह की चीज़ें नहीं बचती। तो वो प्रॉब्लम पार्टी के साथ में पार्टी की कार्यशैली को लेके मसला है कि पार्टी काम जिस बेस पे खड़ी हुई थी, जो कैडराइज करती थी या जिस तरह लीडरशिप पैदा करती थी, अब बसपा में वो सारी की सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो मैं इसको मानता हूँ कि जब पार्टी में होप ख़त्म हो जाता है, जीत का होप नहीं होता। आप विधानसभा इलेक्शन लीजिए या 2014 के बाद के 2 इलेक्शन लीजिए, यूपी में कांग्रेस का क्या था, वहाँ भी पार्टी का होप नहीं था तो लोग उसको भी वोट नहीं करते थे, तो वो 1-2 सीटों पे आ गए थे। तो भाई पहले 14 के इलेक्शन में सिर्फ वो 2 सीट थी, 19 में वो 1 सीट थी, तो वो ऐसा नहीं। अब इससे ये थोड़ा कह देंगे उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम है, ये नहीं होगा जब उस पार्टी में होप ही नहीं है जीतने का। और अगर हम बात करें कि मुस्लिमों का टिकट नंबर से नहीं बात बनेगी, आपको उन्हें सुरक्षा देने के लिए सरकार में आना पड़ेगा, जिसको वो जो अपने आप को वो अनसेफ फील कर रहे हैं या किस तरीके का फील कर रहे हैं, उसको करने के लिए कोई भी वोटर, कोई भी वोटर क्यों किसी पार्टी को वोट करेगा कि उसकी सुरक्षा का या उसकी अपनी जो डेवलपमेंट के इशूज़ है या जो भी कुछ है, उसे उसमें होप तो दिखना चाहिए ना पार्टी के अंदर में। तो ये ए टीम बी टीम का ये बेवजह की बकवास से हैं, ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो दरअसल इंटेलेक्चुअलों को कुछ नए शब्द लाने होते हैं, कुछ नई जुगाली करनी होती है तो कुछ नया ले आते हैं। आप हमें पिछले इलेक्शन से देखें 2012 के बाद से बसपा में होप क्या है, लीडरों का और पार्टी के जीतने का। अगर वो नहीं है तो वोट नहीं आएगा। 2019 का जो लोकसभा गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, दोनों बड़ी पार्टी थी। 7 से 12 बसपा की सरकार थी, 12 से 17 सपा की सरकार थी। दोनों तुरंत सरकार से बाहर हुए थे, और इतनी बड़ी पार्टी लोकसभा गठबंधन में जाती है फिर भी नाकाम हो जाती है। बल्कि यूँ कहें कि बसपा तो फिर भी 10 लोकसभा सीट ले आती है, सपा 5 पर ही रुक जाती है। जब 2 बड़ी पार्टी मिलकर भाजपा को नहीं नुकसान कर पाई, तो कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ सपा
गठबंधन करना और ये उम्मीद रखना कि इंडिया गठबंधन बहुत भाजपा को नुकसान पहुंचाने में सफल रहेगी, और बसपा जैसी पार्टी को बी टीम कहना, क्या इससे बसपा वोटर नाराज होकर और गुस्से में वोट मन भी बना रहे होंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ तो नहीं देंगे, बसपा की तरफ जाएंगे, कंसोलिडेट होगा? देखिए क्या होता है कि एक तो नहीं, मेरे कहने का मतलब कांग्रेस का जब जनाधार ही नहीं है तो सपा अपना वोट तो ले आएगी, कांग्रेस का तो वोट ही नहीं है। नहीं, मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि अभी क्या हुआ कि जब से राहुल गांधी ने अपनी 2 यात्राएं की हैं, भारत जोड़ो यात्रा जब हुई है राहुल गांधी की, तो इसमें एक चीज़ आप देखिए या पिछले कुछ समय से देखिए, जैसे एक मुस्लिमों को एक खतरा लगता है संघ से, आरएसएस से, तो और संघ के खिलाफ में सिर्फ एक नेता है जो अक्सर मंचों से बोल देता है या मंचों से बात करता है, तो वो राहुल गांधी है। और मुस्लिमों में राहुल गांधी की स्वीकृति बढ़ी है। दरअसल ये तय नहीं होता कि आज इनके पास वोट है तो कल इनके पास वोट नहीं होगा। ये मैं आज बसपा के लिए भी कह सकता हूँ कि आज बसपा के पास वोट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल नहीं हो सकता, वो कल वोट आ सकता है उनका भी वापसी, अगर वो उस तरह के वर्क करेंगे या उस तरह के काम करेंगे तो वोट तो कहीं से भी जो है किसी भी तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो सपा में भी आ सकता है और वो टूट के भी जा सकता है। जो आज इनका अपना कोर वोट है वो कल कुछ और उसको नई उम्मीद पैदा लगेगी तो वो चली जाएगी। आप दिल्ली का उदाहरण ले सकते हैं कि 2013 में एक पार्टी बनती है और वही कांग्रेस की सारी जगह ले लेती है, और इतनी जगह ले लेते हैं कि मतलब मेजोरिटी तो मेजोरिटी उससे भी कहीं ज़्यादा बम्पर वो जो है वो आ जाती है। ये किसके वोटर थे? उसका पार्टी का तो इतिहास ही 11 साल का, इससे बड़ा तो उसका इतिहास भी नहीं है। या वो यहाँ ही नहीं, वो पंजाब में भी बहुत बड़ी मेजोरिटी लेके आ जाती है। तो वोटर का ऐसा नहीं होता कि उसके शिफ्टिंग नहीं होती वोटों की, वो शिफ्टिंग होती है, चीज़ें आती जाती है, मतलब वोटर इधर उधर होते हैं। ये आप किसी को फिक्स नहीं कह सकते कि ये यहीं पे रहेगा। सपा बसपा जब जीत रही थी चुनाव यूपी में या इनके साथ में, तो इनके साथ एक बड़ा नंबर अति पिछड़ों का होता था। उनकी नाराज़गी जब हुई और वो सारे के सारे लोग जो हैं बीजेपी के साथ, और वैसे बीजेपी के साथ नहीं गए। आप ये देखिएगा कि बीजेपी ने उससे पहले अति पिछड़े जो बसपा के लीडर थे उनको बीजेपी लेके आए। उसमें कई बड़े नाम हैं, उसमें नरेंद्र कश्यप है, उसमें जो है दारा सिंह चौहान है, उसमें फागू चौहान है, संजय निषाद है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो मतलब एक बड़े सेक्शन को हैंडल करते थे, तो वो उधर गए तो वो वोट भी थोड़ा सा उधर। और क्योंकि एक उन्हें लगता था कि जैसे वेस्ट यूपी में अति पिछड़ों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कैटेगरी बटी नहीं है, तो जितने भी आपके पंचायती या म्यूनसिपल चुनाव होते थे उन पे गुजरों का कब्जा हो जाता है, थोड़ा जाट का कब्जा होता है। तो उन्हें लगता है कि उनका डेमोक्रेसी में उस तरह की भागीदारी नहीं बन पा रही। थोड़ा आप इस तरफ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे वो यादवों के बीच में वो दिखने लगता था, तो वो सारी की सारी चीज़ें थी। तो ये नाराज़गी जो थी कि इसके बाद तो उन्हें, और उनका कुछ ना कुछ उन्होंने भाजपा ने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी और विधान परिषद और राज्यसभा में उनको जो है प्रतिनिधित्व भी दिया। तो उनका टोकन सिस्टम से उनका कुछ एक नंबर आया, तो उन्हें लगा कि कम से कम यहाँ पे मेरा नेता है, वहाँ तो नेता भी नहीं है, वहाँ पे मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई बात करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें भी हो रही थी और जिससे ये वोट शिफ्ट हो रहा था। ये ऐसी नहीं था कि एकदम बस कोई एक लहर चली और ऐसे ही चीज़ें चली गई। अभी खारिज कर रहे हैं कि मोदी लहर नहीं था पहले? देख, मोदी लहर नहीं था, वो कांग्रेस के खिलाफ में जो मूवमेंट हो रहे थे वो चीज़ें हो रही थी, और फिर उनका मैकेनिज़्म था जो उन्होंने किया था। आप 2014 में आप पाएंगे कि कम से कम जो है जो इनके जितने सांसद जीत के आए उसमें वो नंबर 30 से ज़्यादा होगा, 30-35 से ज़्यादा नंबर होगा, जो कि दूसरी पार्टियों की लीडरशिप थी। वो उनकी अपनी लीडरशिप नहीं थी और ना उनका कैडर था, ना वो संघ का कैडर था, ना वो बीजेपी का कैडर था, या इनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों का कैडर था, वो वहाँ से नहीं आया था। वो उसकी वो कहीं और से मतलब वो आ रहा था, वो कैडर कहीं और का था। हाँ, चीज़ें हुई और फिजाएँ बदली, वैसा माहौल हुआ देश का। मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों के साथ जो भाजपा सरकार के रिश्ते रहे, जो उनकी दृष्टि रही मुसलमानों को देखने की। अतीक अहमद को दिन दहाड़े गोली मार दी गई उनके भाई के साथ। मुख्तार अंसारी की जिस हालत में मौत हुई, सीधा सीधा उसमें योगी सरकार पर प्रश्न उठाए गए। आजम खान अभी जेल में है। समाजवादी पार्टी की जो स्थिति, मजबूत स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, आजम खान के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कम से कम।
बहुत ही मजबूत नेता रहे हैं। एक रैली में भी अखिलेश यादव बोलते नहीं पाए गए हैं कि आजम खान को बाहर निकालने की कवायद या कोशिश हो रही हो। ऐसे में क्या मुसलमानों के मन में एक नाराज़गी नहीं होगी सपा के खिलाफ? देखिए, वो नाराज़गी शुरू में लग रहा था कि वो नाराज़गी वैसी होगी, लेकिन वैसी हुई नहीं। इलेक्शन में वो नहीं दिखी नाराज़गी। इलेक्शन से पहले लगता था कि जो चीज़ें हो रही थी, ये जो घटनाएं हो रही थी, जो बुलडोजर की भी कार्रवाइयाँ थी या और बहुत तरह की कार्रवाइयाँ थी, वो मुस्लिमों पे दिख रही थी। या जब बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे तो NRCCA के उसकी जो कार्रवाइयाँ थी, उसकी भी अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ जो है मुस्लिमों के ऊपर थोड़ा अलग तरह से थी। या अगर मुस्लिम नाम आ जाए तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, मीडिया में कैसी खबरें चलाई जाती थी, वो सारा का सारा चीज़ें दिख रहा था। लेकिन देखिए क्या होता है कि अल्टीमेटली मुसलमानों को इस चीज़ का, और वो जो एक बात आप शुरू में कर रहे थे कि जो टिकट नंबर भी बहुत कम हुआ है, मुस्लिमों को बहुत कम टिकट दिए गए। मुस्लिमों को सबसे पहला ही सवाल है कि उनकी अपनी हिफाजत का सवाल है, अपनी सुरक्षा का जो सवाल है, या ये कि मतलब उन दिनों में 2014 के बाद आप याद करिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपने खाना निकाल लिया तो कोई आपका खाना चेक कर रहा है, कोई आपके फ्रिज में आपको पता चला कि आपके यहाँ कुछ और रखा है और वो आपको आप जान ले आके नोएडा में जो घटनाएं हुई। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इससे मुस्लिमों को सबसे पहला सवाल उनकी नाराज़गी या वो नहीं है, ये है कि उनके साथ वो कहीं भी जाएं, किसी के साथ उठे बैठे, किसी के साथ खाए पिए, ये कैसा भी खाए पिए, वो उसके साथ में दोयम दर्जे का कि वो ना हो, उसके साथ व्यवहार ना हो, मतलब उसके साथ जो है ऐसा ही व्यवहार हो। तो इसलिए वो चीज़ें बहुत गौण हो गई है। आप उनके नहीं, आजम खां तो जो है भाजपा के भी भाषणों में नहीं है, क्योंकि उससे वोट प्रभावित नहीं हो रहा है, ना इधर का ना उधर का। तो इसलिए वो कई बार, और एक चीज़ में होता है ना, एक समय में कोई चीज़ हमें रिलेवेंट लगती है और कुछ समय बाद अगर वो चीज़ें ना अपना समय छोड़ देती है तो वो उसकी इनरिलेवेंसी हो जाती है, वो ख़त्म भी हो जाती है, मतलब वो चीज़ें आगे बढ़ जाती है। पानी एक जगह तो ठहरा नहीं रहेगा, वो थोड़ा और आगे चला जाएगा। जब आगे चला जाएगा तो फिर वो अगले कुछ नया आयाम तैयार करेगा। 2014 में भाजपा 80 में से 73 जीती थी या 72? भाजपा जो है 71 थी और 2 अपना था। अच्छा, ठीक है। तो 73 सीटें थी एनडीए की। हाँ। 2019 में वो घट कर आ गया 65। हाँ, 65 उनका। इस बार आपको क्या लगता है एनडीए कितना पर यूपी में जाकर रुकेगी? देखिए, अभी तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अनुमानतः जो है अभी इलेक्शन हमें लग रहा है कि 50-50 यूपी में हो चुका है, 40-40 हो चुका है, और ये नंबर बढ़ भी सकता है। मतलब ये नंबर जो है मतलब इंडिया अलायंस के लिए 45 भी 50 भी। अच्छा, इंडिया अलायंस का बढ़ेगा और वो ऊपर नीचे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये लगता है संभवतः कि इलेक्शन जो है इंडिया अलायंस के हक में थोड़ा यूपी में ज़्यादा है। और ये भी लग रहा है कि जिस तरह की फिजाएं तैयार हुई है तो सपा का अपना जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं उनसे वो बहुत बेहतर करेगी, और ख़ासकर तब बेहतर करेगी कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में लंबे टाइम से, जब से वो 2015 के बाद अध्यक्ष बने और उन्होंने कई इलेक्शन फेज किए, 2017 का, फिर 19 का, फिर 22 का, उसके बाद अब ये 24 का, तो वो बहुत बेहतर इलेक्शन में करने जा रहे हैं। और वो खैर इसके लिए ऐसा नहीं है कि वो फिजाएं थोड़ी वैसी तैयार हो गई, जनता थोड़ा उसका मूड वैसा हो गया। आप जब इंडिया गठबंधन बोलते हैं तो आप स्ट्रिक्ट सेंस में सपा कांग्रेस का ही गठबंधन है कि उस भाजपा के खिलाफ गठबंधन आपके लिए है? यानी बसपा को भी कुछ सीटें आएंगी कि नहीं? बसपा 1-2 सीटों पे फाइट में थी। किन सीटों पर फाइट में है? कि लालगंज आजमगढ़ की एक सीट पे वो फाइट में है, नगीना में वो फाइट में है, बसपा नगीना में फाइट में है। और नगीना में तो चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर भी, वो त्रिकोणीय मामला वहाँ पे है, वहाँ पे भाजपा, बसपा और चंद्रशेखर जो है फाइट में है। और बसपा का बाकी एक अगर थोड़ा सा माहौल बनना था तो वो जौनपुर का बनना था, जब तक धनंजय सिंह वहाँ पे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से उनका टिकट काट के वो जो पूर्व विधायक थे, पूर्व नहीं है अभी वही वो श्याम सिंह यादव जो थे, सॉरी, 19 में जीते हुए थे, वही जो है श्याम सिंह यादव, तो उन्हीं को कंटिन्यू किया तो क्या वो जादू नहीं दिखा? उनको तो ज्योतिषी ने भी कह दिया है। नहीं, श्याम सिंह यादव का कुछ नहीं। वो देखिए, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं रहे, STM रहे हैं और वो उससे आए हैं, तो वैसा कुछ मसला नहीं। और यादव उनको
वोट भी नहीं करेगा उस तरीके से कि वो सपा को वोट करेगा यादव जो है वहाँ पे, तो वो बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ यादव ज़्यादा जाएगा, उनके पास नहीं जाएगा। तो आपको लगता है कि बसपा के लिए 2 सीटें भी लाना मुश्किल? नहीं, बसपा के लिए तो 1 सीट भी लाना मुश्किल है इस चुनाव में। हाँ, ये ज़रूर है कि बसपा के किसी सीट पे वोट बैंक वो जो है लाख के पार कर जाए, नहीं तो कंडीशन लाख के नीचे रहने वाली है। लाख या 50,000 के भी नीचे बहुत ज़्यादातर सीटों पे वो वोट पाएगी, उसके नीचे ही उसकी स्थिति होगी। एक तो चुनाव बहुत चढ़ा नहीं है, चुनाव बहुत कम गया है, ऊपर से वोटर का माइंडसेट पहले से ही सेट है कि उसे वोट कहाँ करना है, किसको हराना है। तो ऐसे में एक थर्ड पार्टी को जब बाईपोल इलेक्शन हो जाता ना तो फिर बहुत मुश्किल होता। हाँ, यही थोड़ा चलता कि इधर भी जा रहा है। तो पहले इलेक्शन वैसे होते थे, तभी वो सरकारें भी गठबंधन की बनती थी। अब क्लियर मेजोरिटी इसीलिए जनता दे देती है कि इलेक्शन भी थोड़ा 2 खेमों में दिख रहा है। जब उत्तर प्रदेश को आप इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि मामला 50-50 का हो गया है, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार नहीं बनने जा रही है? देखिए, मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में कई सारी घटनाएं हुई हैं, और सबसे पहली घटना जो है, जब पहले चरण का चुनाव चल रहा था तो ठाकुरों की नाराज़गी जो है वो जग जाहिर हुई, और उसका असर और भी स्टेटों में पड़ा। ठाकुरों की अपनी नाराज़गी का एक बड़ी वजह तो ये थी कि जो है कि ठाकुरों को टिकटें उस तरह, जो जातीय अस्मिता का सवाल है वो कम हुआ। फिर उसके बाद में वो मानते हैं कि उनके 2 नेता थे वेस्ट यूपी में, एक सुरेश राणा, दूसरा संगीत सोम, उन दोनों को यहाँ के जो जाट नेता हैं उनका हराने में योगदान रहा, तो उस वजह से एक नाराज़गी बनी। फिर वीके सिंह का टिकट कट गया गाजियाबाद से, जबकि वहाँ ठाकुरों का भी अच्छा खासा नंबर है, तो फिर वो भी एक नाराज़गी बन गई। या फिर खुद वसुंधरा को लेके वो मानते हैं कि वसुंधरा जो है क्षत्रिय है, और वो जो है उसको मुख्यमंत्री नहीं होने दिया, या रमन सिंह को नहीं होने दिया, तो ठाकुरों की सरकार में इज्जत बहुत कम हो रही है, या कई तरह की चीज़ें हैं। फिर एक वेस्ट यूपी में एक बड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री तो ठाकुर हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, मैं आप उसी पे बात कर रहा हूँ कि फिर एक बड़ा मूवमेंट चला मीर भोज को लेके, कि मीर भोज पे ठाकुर का भी अपना क्लेम है और गुज्जरों का अपना क्लेम है। तो जो प्रदीप चौधरी जो है, जो गुज्जर है कैराना से, जो भाजपा प्रत्याशी थे, सांसद भी हैं, उनके बेटे ने उस मूवमेंट को लीड किया सहारनपुर में, जब हज़ारों की संख्या में गुज्जर जुटे थे। तो ये जो सारे चीज़ें मिलके वो कहीं होने के बाद में उन्होंने अपनी सभाएं शुरू की और कस्में खानी शुरू की उन सभाओं में, गंगा जल लेके कि मतलब हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे वो सारे, और उसका असर भी दिखा। उसके असर की वजह से जो है वोट नहीं, और उसके बाद में उनके होने के बाद में और जातियों में भी थोड़ा थोड़ा दम आने लगा, वो भी उसको बात करने लगे कि नहीं, मतलब जो है कि ये उन्हें भी अपनी अपनी अस्मिता के सवाल लगने लगे उन सारे लोगों को जो है। आपको लगता है कि अगर किसी भी प्रकार से एक चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि अगर भाजपा किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके एनडीए अलायंस में और कुछ उम्मीदवार को कहीं और से जुगाड़ करके सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे भी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में हो तो नरेंद्र मोदी ही आप देखेगा प्रधानमंत्री होंगे, वैसा तो नहीं होने वाला। लेकिन आखिरी सवाल, आपको लगता है कि एनडीए अलायंस जीतने जा रही है? अभी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है कि आप देखिएगा अल्टीमेटली सहमति नरेंद्र मोदी के ही नाम पे बन जाएगी। अगर वैसी स्थिति होती है तो वो बनेगी सहमति उन्हीं के नाम पे। मतलब आप फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार भी बनवा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बनवा रहा हूँ भैया, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो। नहीं, अगर ऐसी मैं तो अभी नहीं कह रहा कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या एनडीए अलायंस सीधा सीधा बहुमत ला पाएगी, या इंडिया गठबंधन, चूंकि यूपी बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, अभी तो ये लग रहा है कि मतलब जो है कि वैसी मेजोरिटी जो पिछली 2 बार आई है वैसी नहीं आने वाली है। हालांकि जब मैं ग्राउंड में घूम रहा था तो बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि मैं लोगों से पूछ रहा था कि भाजपा तो कह रही 400 पार है, तो सारे लोग, वो कैराना में भी लोगों ने कहा, वो मेरठ में भी कहा, वो बरेली में भी कहा, बोला आ तो 400 ही जाएगी, बस हमारी सीट कम करके आएगी। अच्छा। तो वो कई बार क्या होता है कि आपके जैसे अब तक का क्या था कि भाजपा के जो नारे थे वो भाजपा को पुशअप करते थे,
लेकिन ये पहला नारा था जो भाजपा को थोड़ा डाउन किया। आप कह रहे हैं कि ये 400 का नारा, मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी सोच के 400 का नारा दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जनता को संदेश गया कि अब अहंकार आ गया है। हाँ, ऐसा मतलब है? ये चीजें कि अभी हुई है, अपने आप को मतलब 400 कर रही है, सारा अहंकार का सारा की ये, वो भाषा है सारा ये। का सारा, तो वो लोगों को लगता है आपको कि लगता है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ देगी 2024 में? ये भारत का तो नहीं, लेकिन यूपी में इसका असर दिख रहा है। यूपी में तोड़ देगी? यूपी में ये असर दिख रहा है, और यही बात वो करते भी है कि इनको थोड़ा अलग तरह का घमंड हो रहा है। तो अब एक और भी वो बात करते हो, दरअसल ना जनता बहुत साधारण से शब्दों का इस्तेमाल करती है, वो बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। वो बोलते हैं कि इस बार अच्छा जब ये 400 लाएंगे तो दिखा देते हैं इनको 400 ले आए, तो वो ऐसे बात करती है। ये वो इसमें एक मैसेज भी है, अच्छा तुम ही ले आओगे तो ले आओ तुम, अच्छा हमारे बिना ले आओ, तुम्हें जब आ ही जाएंगे तो तुम जाओ, तो मेरी क्या जरूरत मेरी है? क्या ज़रूरत है इसमें जो है, तो वैसा जनता का चलता है। साथियों, आप सुन रहे थे सुनील कश्यप जी को, बहुत ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, और इनकी रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रहती है। भारत के सबसे मशहूर पत्रिकाओं में से कारवां के लिए लिखते हैं। इनका कहना है कि अब की बार 400 पार का नारा सुनने के बाद से जनता को यह संदेश गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर एक अहंकार आ गया है, और भारत की जनता किसी का भी अहंकार तोड़ने में खुद को माहिर मानती है। देखते हैं 2024 का लोकसभा का रिजल्ट 4 जून को आएगा। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के इस अहंकार को तोड़ने में कितना सफल होती है, कितना विफल होती है। तब तक के लिए मैं सुनील कश्यप जी को बधाई दे दूं आप सबकी तरफ से। सुनील जी बधाई हो। और देखते हैं आगे ऐसे तमाम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि बेहतरीन विमर्श चर्चा आपके साथ ईमानदारी पूर्वक पेश करते रहें, कमेंट्री आता रहे, इंटरव्यूज़ आता रहे, आपकी बात चलती रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।